बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, नोटिफिकेशन तो अभी तक नहीं आया। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो आर्मी चीफ को नया नोटिफिकेशन मिलना था कि 5 साल तक वो कंटिन्यू करेंगे, वो अभी तक नहीं आया। आएगा, कब आएगा, नहीं आएगा, ये बहुत सारी चेमगोइयाँ हो रही हैं। लेकिन एक बात तो बड़ी क्लियर है कि नवाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब को आपस में ही सौदा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी दानिश में आसिम मुनीर जैसा जर्नैल नवाज शरीफ साहब को मिलेगा नहीं, जो इस लेवल तक मामलात को ले जाए जहां तक आज तक पाकिस्तान का कोई जर्नैल नहीं ले जा सका। पाकिस्तान में डिक्टेटर्स भी आए हैं, पाकिस्तान के अंदर बड़ी तबाही फिरी रही है, जमहूरियत को बहुत मरतबा अंडरमाइन किया गया, लेकिन इसके बावजूद ये पहली मरतबा पाकिस्तान में कोई ऐसा मिलिट्री जर्नल आया जिसके दौर में ख़वातीन तक के ऊपर हाथ डाला गया, बहुओं, बेटियों और बहनों तक पे हाथ डाला गया। इस लेवल तक आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई जर्नैल नहीं आया था। चादर और चार दीवारी फिर भी महफूज रही थी, चाहे वो ज़िया-उल-हक का दौर हो, चाहे वो किसी का भी दौर हो। अयूब खान के दौर में फातिमा जिन्ना मादर मिल्लत के ऊपर अटैक किया गया, उनके ऊपर घटिया चीज़ें की गई, लेकिन जो ख़वातीन थी, नॉर्मली जो अवाम थी, वहाँ पे ख़वातीन महफूज रहीं। लेकिन इस मरतबा माओं, बहनों, बेटियों, बहुओं का भी ख्याल नहीं रखा गया। तो नवाज शरीफ को इस लेवल तक जाने वाला दूसरा कोई और जर्नैल मुझे नहीं लगता कि मैसर होगा जिस हद तक आसिम मुनीर साहब गए हैं। तो सौदा आसिम मुनीर और मियां नवाज शरीफ साहब के बीच में ही होगा, जो मर्जी कर लें। अब नोटिफिकेशन जो है, इसमें अफसार आलम साहब ने भी एक स्टेटमेंट दे के एक नई कहानी सुना दी है, और जो अफसार आलम साहब कहानी सुना रहे हैं वो गवर्नेंस की है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या है, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी छोटा इशू है। गवर्नेंस पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यानी फौजी क़यादत या सियासी क़यादत का तो इशू ही नहीं है। इनका इशू पाकिस्तान भी नहीं है। इनका इशू अपना अपना ज़ाती मफाद, अपनी अपनी सियासत और अपनी अपनी कुर्सी है, और उसके लिए ये दुबले हुए फिरते हैं। अब देखें ना, अफसार आलम कह रहे हैं कि फ़ौज सिविलियन हुकूमत पर उंगलियां उठा रही है कि उनसे मईशत नहीं चल रही, और ना ही तकरीरियाँ मेरिट पे हो रही हैं, काबीना में करप्ट लोग लगाए गए हैं। दूसरी तरफ जो सिविल हुकूमत है वो अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की बजाय ये कहती है कि आप कौन सा दूध से धुले हुए हैं, आपके अंदर भी तो फलां फलां बंदा इतना इतना माल बना रहा है। इल्ज़ामात के खेल में नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है और पाकिस्तान के लोगों का हो रहा है। हकीकत यही है कि सिविल मिलिट्री दोनों अतराफ करप्शन और नाअहल अफराद दोनों तरफ मौजूद है। अच्छा, ये अब अफसार आलम साहब कह रहे हैं कि वो ये हकीकत जानते हैं। अफसार आलम वो सहाफ़ी हैं जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के चहीते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें सत्ते खैर है, और आजकल उनका सर कढ़ाई में है, सारी उंगलियां घी में। तो आजकल तो वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि चाहे PMLN की हुकूमत है जिसके वो बड़े करीबी हैं, नवाज शरीफ साहब ने उनको ओहदे भी दिए माजी में, वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज की गाड़ी में ट्रैवल भी करते हैं, और बड़ी कुर्बतें हैं उनकी शरीफ ख़ानदान के साथ, और साथ में उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बड़ी कुर्बतें। तो वो ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ जर्नैल करप्ट है इस वक्त, वो 2 नंबरी और बेईमानी कर रहे हैं, बल्कि जो PMLN की कैबिनेट है वो भी करप्ट है, वहाँ पे भी 2 नंबरी और बेईमानी हो रही है, और उनका ये फरमाना है कि काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ये इस हकीकत से पर्दा उठा रहे हैं अफसार आलम साहब। अब मामला है क्या? देखिए, पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट आप देख लें कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इसमें क्लैरिटी लेकर आए, और उन्होंने कहा जी कि ये जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना क्या सराहियाँ हो रही हैं, और इस अमल का आगाज़ कर दिया गया है। एक नोटिफिकेशन ही लिखना है, अमल का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आज़म जल्दी वापस आ जाएंगे, मुनासिब वक्त पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, और क्यास आराइयाँ ना की जाएँ। ये जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट भी दे दिया। अब वज़ीर दिफा है ना, वज़ीर दिफा के अंडर आता है सेक्रेटरी दिफा, और सेक्रेटरी दिफा के अंडर आता है आर्मी चीफ। उसूल तो ये है। तो वज़ीर दिफा ने कहा तो मान लेना चाहिए कि नोटिफिकेशन हो जाएगा, और मामला वही है कि सौदा आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के बीच में ही होगा। किसी तीसरे के बीच में आने के इम्कानात बड़े महदूद हैं। अब अफसार आलम साहब ये बताते हैं कि आसिम मुनीर साहब ने जो सिक्योरिटी वर्कशॉप एक चल रही थी, वहाँ पे जब वो आए तो उन्होंने बंद कमरे में खिताब किया। उसमें उन्होंने एक जुमला बोला और एक नवाज शरीफ का जुमला, तो ये दोनों जुमले उन्होंने आमने सामने खड़े करके ये तासुर दिया जैसे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। जुमला सिंपल ये था कि जनाब, आप 2 ख़ानदानों के ग़ुलाम हैं, या आप 2 लोगों के ग़ुलाम हैं। तो अफसार आलम साहब को लगता है कि वो 2 लोग जरदारी और शरीफ हैं,
और इनके गुलाम हैं। अब उनको तकलीफ यह है कि इमरान खान का नाम क्यों नहीं लिया। तो इमरान खान साहब की पार्टी तो गुलामी करती नहीं, सादी सी बात है। मैंने देखा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने जितनी इमरान खान पे तनकीद की, कोई सोच भी नहीं सकता। जब इमरान खान साहब कोई गलत चीज़ कर लेते हैं, पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स ने अपनी लीडरशिप के फैसलों को इस तरह क्रिटिकली नहीं देखा जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने देखा। चाहे वो उस्मान बुज़दार का फैसला हो, चाहे वो दीगर फैसले हों, तो इमरान खान साहब के सही फैसलों को जिस तरह सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग या कारकुन, उसी तरह जब उन्हें लगता है कोई फैसला गलत है तो वो उसके सामने भी आकर खड़े होते हैं। तो ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ में एक थोड़ी सी चीज़ मुख्तलिफ है। एक दौर में ये चीज़ कुछ हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करती थी, जब बेनज़ीर भुट्टो नई नई पाकिस्तान वापस आई थी ज़िया-उल हक के तैयारे के हादसे के बाद। लेकिन फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी में से ये चीज़ ख़त्म होती गई और जरदारियों का मुकम्मल कंट्रोल इस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हो गया। अब नाज़रीन, रोला जो है ना वो परफॉर्मेंस का बताया जा रहा है। फौजी कहते हैं कि सिविलियन काम नहीं कर रहे, सिविलियन कहते हैं कि फौजी काम नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी हम काम करें, आपकी ख्वाहिशें पूरी करें। तो देखें, इसको ज़रा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको मज़ीद सिंपल आप ऐसे कर दें कि काम चल ही नहीं रहा। अब आप चाहे एक के ऊपर डालें या दूसरे के ऊपर डालें, काम चलना ही नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना फौजी भी पैसे कमा रहे हैं, शहजाद अकबर साहब ने एक खबर दी। उन्होंने बताया कि जनाब एक बड़े फौजी का भाई उठाया गया, बड़ा बदनाम है। तो कुछ अर्सा पहले मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ये बंदा जो उठाया गया है, ये खुद तो फौजी नहीं है लेकिन बहुत बड़े फौजी ऑफिसर का भाई है। ये दुबई में बैठ के मादनियात के और पेट्रोलियम के सौदे करता है और ये अरबों रुपए के सौदे करता है और ठेकों के जो है वो कारनामे सर अंजाम देता है। अब ये कहानियां इसके बारे में मार्केट में काफ़ी दिनों से थी, लेकिन उसके बाद अब पता चलता है, जो शहजाद अकबर साहब की खबर है कि ये बंदा गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तार क्या होता है, उठा लिया जाता है। फिर ये कहता है जी मैं अकेला तो नहीं, मेरे साथ तो वो भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, ये सारे मेरे पार्टनर हैं, फलाना फलाना भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ तो जिसको हाथ लगाओ, वो तरबूज वाले कहते हैं ना, जड़ा पन्नो ही लाल है। तो जिस तरबूज को खोलते हैं वो अंदर से लाल ही निकलता है। यानी जिसको हाथ डालते हैं उसने भी अरबों रुपए हड़प किए हुए होते हैं, जिसको हाथ डालते हैं वो करोड़ों से नीचे तो बात ही नहीं बनती। तो यह अन्नी पड़ी हुई है। दोनों तरफ के लोग लुटमार कर रहे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है चाहे वो सियासतदान है। और इसी लुटमार के लिए इन्होंने इमरान खान का रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था कि इमरान खान की हुकूमत गिराओ, ये तो दिहाड़ियां बंद हो जाएंगी, हमारी दिहाड़ियां लगानी है। तो दिहाड़ियां तभी लगेंगी सियासतदानों की और जर्नैलों की जब इमरान खान जैसा सियासतदान नहीं होगा जो अवामी फैसले करने की कोशिश करेगा। और 3 साल में आपने देख भी लिया था कि इमरान खान साहब का जो तर्ज हुक्मरानी था वो इन लोगों से तो कम बहुत बेहतर था। अब मुल्क इनसे संभल नहीं रहा और दोनों तरफैन जो हैं वो इमरान खान पे इल्ज़ामात लगा लगा के थक भी गए। यानी पहले तो बड़ा आसान था ना कि इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा दो, ये कह दो ये भी इमरान खान की वजह से हुआ, मईशत इमरान खान की वजह से तबाह हुई। अब जनाब 4 साल के बाद आप इमरान खान पे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? 2022 की 21 की कहानी आप 2025-26 में नहीं सुना सकते। लिहाजा अब इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाने की भी वो कैपेसिटी नहीं रही और दोनों तरफ थक गए कि कब तक इमरान खान पे डालेंगे। 1 साल हो गया, पीटीआई ने कोई एहतजाज भी नहीं किया। कोई छोटा मोटा जलसा जुलूस तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। और मेरे ख्याल में जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की हैं, बड़े बड़े जलसे किए हैं, हर शहर के अंदर किए हैं। पीटीआई को तो करने ही नहीं दिया गया। तो 1 साल हो गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कोई एहतजाजी सियासत भी नहीं की। वो ज़्यादा से ज़्यादा बेचारे चंद बंदे इकट्ठे होकर अडियाला जेल के बाहर चले जाते हैं, वहाँ 4 नारे लगा देते हैं। इसके अलावा तो उन्होंने कोई बड़ा सियासी एहतजाज या कोई लॉन्ग मार्च या ऐसी कोई चीज़ नहीं की जिसके बाद ये कहें कि जनाब वो अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले हुकूमत को, या वो काम चलने नहीं दे रहे। तो अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कुछ किया नहीं, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे साल के अंदर हर शोबे में तनज़ली हो रही है। यानी सिर्फ नवंबर के महीने में आप उठाकर देखें तो टैक्स कलेक्शन हुई है, ये जो FBR ने की है, इसमें 139 अरब रुपया कम इकट्ठा किया है। अंदाजा करें आप, ये टैक्स भी अभी तक कलेक्ट नहीं कर पा रहे और हालात इतने पतले हैं पाकिस्तान के कि कोई चीज़ भी इनके कंट्रोल में नहीं आ रही। अब इल्ज़ामात एक दूसरे पे डाल रहे हैं, लेकिन असल मामला जो अभी भी मुझे ये लगता है बीच में फंसा हुआ है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से मुस्तकिल छुटकारा चाहते हैं। उन्हें यह लगता है कि जब तक उन्हें या उनकी फैमिली को इमरान खान साहब से मुस्तकिल छुटकारा नहीं मिल जाता,
तब तक उनकी सियासत इसी गड़े में पड़ी रहेगी। एस्टेब्लिशमेंट ये जानती है कि अगर इमरान खान साहब से कोई मुस्तकिल छुटकारा मिल गया शरीफ और जरदारी और मौलाना को या इनके खानदानों को, तो इन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये इमरान खान से ही तो डरते हैं। और अगर इमरान खान का डर निकल गया बीच में से, तो फिर उसके बाद ये हमारे गले पड़ जाएंगे और ये अपनी मनमानी शुरू कर देंगे। तो अब यहां पे आके मामला मुझे लगता है फंसा हुआ है और नोटिफिकेशन भी फंसा हुआ है। लेकिन नोटिफिकेशन हो जाएगा और सौदा आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के बीच में ही तय होगा, क्योंकि ये नेचुरल अलायंस है। दोनों इमरान खान से डरते हैं और डर की आप देख लेना, आपको नजर भी आ रहा है डर। ताहयात इस्तिस्ना के अंदर भी आपको डर नजर आ रहा है, नवाज शरीफ की बातों में भी आपको डर नजर आता है, नवाज शरीफ ने जिस किस्म का बूट पॉलिश किया उसके अंदर भी आपको डर नजर आता है। तो डर तो है और डर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब अगर मंगल से पहले नोटिफिकेशन हो जाता है तो मंगल को इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन अगर नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर मामला आगे बढ़ जाएगा। अब देखते हैं, एक टाइम और दिया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, इस दौरान में क्या होता है। नाजरीन, अता तारड़ साहब ने इमरान खान साहब की बहनों को एक ताना दिया। ये जरा आप अता तारड़ साहब का स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया, मैं पहले आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा जी, इमरान खान की बहनें भारतीय चैनल पर मुल्क को बदनाम कर रही हैं, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यानी ये इमरान खान साहब की बहनों पर इंडियन टीवी को इंटरव्यू दे दिया। इंडियन टीवी को इंटरव्यू क्यों दिया? हम इंडिया के साथ दहशतगर्दी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी उनके साथ जंग हुई है। ये वो सारी बातें उन्होंने की और इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर डाल दिया। अब अता तारड़ साहब, एक्चुअली जो आपने बात की है कि डूब के मर जाना चाहिए, ये तो फिर नवाज शरीफ साहब को डूब के मर जाना चाहिए। इमरान खान की बहन ने इंडियन मीडिया पे क्या डिस्कस किया? अपने भाई को डिस्कस किया, और वो कभी भी कोई वजीर आजम नहीं रही, एक आम औरत है। कभी MNA MPA भी नहीं रही, एक आम औरत है। कभी सरकारी मुलाजिम भी नहीं रही, एक आम औरत है। तो उसने इंडियन टीवी को इंटरव्यू दे दिया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आपका लीडर नवाज शरीफ अपने रियासती मामलात इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर डिस्कस करे उनके सहाफियों के साथ, अपने इदारों के मामलात इंडियन सहाफियों के साथ डिस्कस करे, फौज की सियासत में मुदाखलत को खुलकर इंडिया के साथ डिस्कस करे, उनके खिलाफ कार्रवाई के मामलात, गद्दारी के इल्जामात और पीठ में छुरा घोंपने जैसे इल्जामात वगैरह, ये सारे आपका साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इंडियन चैनल पर बैठ के लगाए, जो गलत नहीं है। यानी नवाज शरीफ ने जो बातें की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो बातें ठीक हैं, और नवाज शरीफ ने जो बातें की वो इंडियन चैनल्स के ऊपर बैठ के की, तो उसकी चॉइस है, वो इंडियन चैनल पे बैठ के करे, अमेरिकन चैनल पे बैठ के करे, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो अगर नवाज शरीफ गद्दार नहीं है या वो चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर रहा, तो फिर नौरीन खानम क्यों चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाए? अता तारड़ साहब, इसके बारे में सोचिएगा। अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, वरना फिर चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाइएगा, क्योंकि आपकी इतनी अकल ही नहीं है कि आपको कैबिनेट के इतने अहम ओहदे के ऊपर बिठाया जाए। जो आपको रटा देते हैं चंद अफसरान, वो आप आके पढ़ के सुना देते हैं या रटा रटाया आप आकर बोल देते हैं। अपने दिमाग से काम लीजिए। आपके लीडर ने कई मरतबा इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू दिया। अभी कुछ अर्सा पहले आप लोगों ने इंडियन सहाफियों को वेलकम किया रायवंड में, जो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने नरेंद्र मोदी को वेलकम किया, जनरल मित्तल को वेलकम किया हमेशा, जो बहुत अच्छी बात है। आप लोग वहाँ नवाज शरीफ साहब जाते हैं भारत में और कश्मीरी क़यादत से नहीं मिलते, हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिलते, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपनी चॉइस है। मियाँ नवाज शरीफ साहब मोदी के साथ और इंडिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तो अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब गद्दार नहीं है, तो एक इंटरव्यू अपने भाई के बारे में देकर नौरीन खानम कैसे गद्दार हो सकती हैं, या उन्हें चुल्लू भर पानी में क्यों डूब मरना चाहिए? सवाल तो यह है। नाजरीन, यहां पे मेरे पास एक और खबर है, और खबर यह है कि गजा के मामले पर या इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पर मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप में जो हल्की सी तलखी हुई, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान ने यह कहा कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मामला तय नहीं हो जाता, तब तक अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना मुमकिन नहीं है। अब मोहम्मद बिन सलमान साहब का यह बड़ा उसूली मौक़िफ़ है। यही बात इमरान खान साहब भी करते थे। मोहम्मद बिन सलमान वली अहद है, जो सुल्तान है शाह सलमान साहब, वो भी यही बात करते हैं, मोहम्मद बिन सलमान के वालिद। और ये एक पुराना मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए, फिर जो इसराइली रियासत है उसको भी तस्लीम कर लिया जाएगा। लेकिन उसके लिए शराइत ये है कि 1967 की पोजीशन पे जाएं।
अब मोहम्मद बिन सलमान ने यही शर्त दोबारा डोनाल्ड ट्रंप के साथ रखी, जिस पे हल्की फुल्की तलखी हुई। पाकिस्तान ने फौरी तौर पे एस्टीमेट लगाया कि यार ये क्या हो गया, हम तो सोच रहे थे सारी गेम हाथ में है, तो हम तो 4 कदम आगे निकल गए थे, हमने तो करारदाद भी पास करवा ली। उधर मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा जी पैसे वैसे मैं लेकर आ रहा हूं, इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा यहां अमेरिका में, लेकिन ये जो आप इसराइल को तस्लीम करने वाली बात कर रहे हैं, इसकी कंडीशन वही है जो पहले इसकी कंडीशन थी। अब साथ ही पाकिस्तान ने भी अपना पैंतरा बदलना शुरू, पाकिस्तान के क्योंकि मास्टर्स है ना अमेरिका, सऊदीया, और पाकिस्तान ज़्यादातर सऊदीया से कंट्रोल होता है, तो पाकिस्तान के मास्टर्स जैसे ही अपनी पोजीशन बदलते हैं, पाकिस्तान भी अपनी पोजीशन को उसके मुताबिक अलाइन करता है। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आ गया, गजा मुआहदे के हामी मुस्लिम ममालिक को अपनी पोजीशन पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इलाके में नाजुक जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने देखा कैसे पैंतरा बदला है यहां पे। अब क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने फौरी तौर पे कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, तो पाकिस्तान को लगा कि हम ज़्यादा आगे ना निकल जाएं, लिहाजा अब ये पीछे हटना चाहते हैं। तो क्या ट्रंप इन्हें पीछे हटने देगा, ये भी एक सवाल है। मुझे लगता है जब भी ट्रंप का इनको फोन आएगा ये जूते पॉलिश करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब तो आलमी सतह पे शहबाज शरीफ को कहा जाता है कि शू शाइन बॉय, जूते चमकाने वाला लड़का। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा वही करेंगे। अब इसमें इसहाक डार साहब का एक स्टेटमेंट आया नाज़रीन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। डार साहब कहते हैं कि वजीर आजम ने आर्मी चीफ से मशवरा करके फौज भेजने का ऐलान किया। ये गजा में मशवरा नहीं, आर्मी चीफ के हुक्म पर, आपको यह कहना चाहिए था। वजीर आजम की क्या औकात है कि आर्मी चीफ से मशवरा करे, वजीर आजम सिर्फ आर्मी चीफ से हुक्म लेते हैं और जो वो कागज़ भेजते हैं उस पर दस्तखत करते हैं। ये औकात है इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम की, और ये मैंने इंटरनेशनली हर जगह पे ये बात की जा रही है। वजीर आजम ने आर्मी चीफ से मशवरा करके फौज भेजने का ऐलान किया, फौज गजा भेजने के लिए हम तैयार हैं। डार साहब कह रहे हैं, वजीर खारजा पाकिस्तान के डिप्टी वजीर आजम, वो कह रहे हैं जी गजा हम फौज भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमास को गैर मुसल्ला करना हमारा काम नहीं है। और तुसी उत्ते की लैन जा रहे हो। डार साहब कह रहे हैं कि फौज भेजेंगे गजा में, हमास को गैर मुसल्ला करना हमारा काम नहीं है। तो फिर डार साहब वहां पे करारदाद के ऊपर वोट क्यों दिया था? वो करारदाद तो यही कहती है कि हमास को गैर मुसल्ला करना है और उसके लिए एक स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजनी है। ये जो फौज जाएगी इसकी जो बेसिक ड्यूटी होगी, नंबर 1 हमास को गैर मुसल्ला करना, नंबर 2 इसराइल की सरहदों की हिफाजत करना। ये 2 जिम्मेदारियां, बड़ी जिम्मेदारियां हैं उस फौज की जो फौज यहां से जा रही है। अब डार साहब कह रहे हैं जी हमास को गैर मुसल्ला करना हमारा काम नहीं है, तो और आप वहां पे ट्रैफिक कंट्रोल करने जा रहे हैं गजा में, या वहां पे इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने जा रहे हैं गजा में, या वहां तेल के कुएं ढूंढने जा रहे हैं आप गजा में, या आप वहां क्या करने जा रहे हैं? फिर भाई फौज का काम लड़ाई करना होता है, और क्या काम होता है? तो लड़ने का काम ही करना है फौज ने। अब इसराइल से तो आपने लड़ना नहीं है, उनके साथ मिलकर तो आपने करारदाद पास करवाई है, तो लड़ना तो आपको फलस्तीन के साथ पड़ेगा। तो ये नैरेटिव आप ना बनाए, आपकी फौज वही काम करेगी जो डोनाल्ड ट्रंप के तैनात किए हुए ऑफिसर्स वहां पे हुक्म देंगे, वो करना पड़ेगा, उसके अलावा गुजारा नहीं है, वो करना पड़ेगा, तभी तो आपके मामला हल होंगे। नाजरीन, NA-18 हरीपुर, उसके हवाले से एक इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने NA-18 हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात की इंक्वायरी का फैसला कर लिया। ये शफी जान साहब जो तर्जुमान है वज़ीर आला के और ये मामले खसूसी भी हैं, उन्होंने ये बयान जारी किया। और सुहेल आफरीदी ने NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी को इंक्वायरी का इख्तियार दे दिया। ज़िमनी इलेक्शन में क्लास 4 से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक सबकी मुकम्मल इंक्वायरी होगी। किसी भी एहलकार या अफसर के मुलव्विस होने पर सख्त तादीबी कार्रवाई होगी। हमें यकीन है कि सूबाई हुकूमत के मातहत मुलाजमीन और अफसरान धांधली में मुलव्विस नहीं, फिर भी शफाफियत के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली पर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान के बयानात और बयान हल्फी कलमबंद किए जा रहे हैं। ये मामले में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक तरीके से हैंडल कर गई ना, तो यहाँ धांधली में इनकी जान फंस जाएगी PMLN की, और पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन एक्सपोज होगा। क्योंकि देखिए सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहीं से हैं और उन्होंने ही फॉर्म 45 जारी किए हैं। अब PTI के पास सारे के सारे फॉर्म 45 हैं, उन्होंने वो फॉर्म 45 लेकर जाने और प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बयान हल्फी लेने कि जनाब ये वाले जो फॉर्म 45 है ये हमने जारी किए हुए,
और जब वो ये बता देंगे कि ये वाले फॉर्म 45 हमने जारी किए हुए हैं, तो उन फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर पूरे इलेक्शन का रिजल्ट तब्दील हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन भी फंस जाएगा, ये मामला अदालत में भी जा सकता है, मामला चलेगा लंबा। लेकिन यह है कि एक्सपोज बहुत बुरी तरह हो गए धांधली वाले इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।